जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है या एक रूल बनाया गया है जिसमें अब जाति व्यवस्था जो है उस पर चोट की गई है। आपको बता दें कि जाति व्यवस्था हिंदू सनातन परंपरा में एक कहा जाए तो आज के समय में इसकी ज़रूरत नहीं है और इसको लेकर हमारे भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 17 है जिसमें छुआछूत जैसी चीज़ों को समाप्त करने की बात की गई है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जाति जो है उसको हटाने की बात की गई है। जो हमारे मूल अधिकार हैं उनमें आप देखेंगे तो समता समानता की बात की गई है, अवसर की समानता की बात की गई है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो भेदभाव है उनको मिटाने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आप देखेंगे तो जाति हमेशा केंद्र में रहती है और आपको बता दें कि 1990 के दशक से ही जाति जो है बहुत ही तेज़ी से वोट बैंक के लिए काम करता गया है। बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं जैसे इस समय पियरका चच्चा के नाम से मशहूर हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, राजभरों की पार्टी है और एक मौर्य हैं, उनकी अपनी पार्टी है। तो हर लोगों की अपनी अपनी जातिगत पार्टियां हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण के नाम से जिन्हें लोग कहते हैं, हालांकि वो रावण शब्द से आपत्ति जताते हैं कि रावण नहीं कहना चाहिए। खैर, उनकी अपनी भी एक अलग पार्टी है जिसमें वो भी एक जाति से नाम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जाति के नाम पर चुनावी लाभ लेने की होती है और अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात होती है। और कौन कितना आगे बढ़ता है तो सबको पता ही है कि आज़ादी के 70 साल से भी ज़्यादा समय हो गए और कितना बदलाव हो पाया है जो जाति के नाम से लोग काम कर रहे हैं। तो सरकार को धीरे धीरे समझ में आ रही है कि ये जो भेदभाव बढ़ रहे हैं और आपने देखा होगा कि आए दिन जाति के नाम पर संघर्ष होता रहता है समाज में। उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती रहती है और जो हिंदुत्व है उस पर भी लोग प्रहार करते रहते हैं। खैर, आपको बता दें कि जो वैदिक काल था या वेद हैं उनमें आप देखेंगे ना तो 4 प्रकार के व्यवस्था की बात की गई है जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र को कहीं कहीं आप सेवक के नाम से भी समझ सकते हैं। इसे समाज का एक अंग बनाया गया, 4 अंग बनाए गए जो जाति आधारित था ही नहीं, ना जन्म आधारित था, ये कर्म आधारित था। कर्म आधारित का मतलब जो जैसा कर्म करेगा वो उस जाति में चला जाएगा। ठीक है, जो युद्ध में कौशल में निपुण है उसे क्षत्रिय मान लिया जाता था। जो ज्ञान में परिपूर्ण हो जाता है या ज्ञान वाले कार्य करता है वो ब्राह्मण की श्रेणी में जाता था। और जो व्यापार से जुड़ा होता था उन्हें वणिक कहते थे, वनिया कहते थे या आपका वैश्य में आ जाता था। और जो शूद्र होते यानी कि सेवक होते हैं, जो सेवा कार्य करते थे, जो इन तीनों वर्णों से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती थी उनके जो कार्य करते थे, जो भी कार्य हो जाएंगे उन्हें आप समझ सकते हैं, जो भी कार्य आप मान लें। तो उन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो वो जो होता था इस प्रकार से एक सामाजिक व्यवस्था थी जो मनुस्मृति में भी यही लागू था। लेकिन समाज में धीरे धीरे कुरीतियाँ बढ़ीं और ये जाति आधारित हो गई। और जब जाति आधारित हो गई तो इससे एक अनपढ़ गंवार या जो ब्राह्मणत्व का ज्ञान न रखता हो उसको भी ब्राह्मण मान लिया गया। एक पढ़ा लिखा जो समझदार व्यक्ति था अगर वो शूद्र के घर पैदा हुआ तो उसे शूद्र ही माना जाता था। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यापार से उसका संबंध ही न रहा हो उसे वैश्य ही माना गया। और एक ऐसा व्यक्ति जिसे युद्ध कौशल की एक भी विधा भी न प्राप्त हो लेकिन अगर वो पैदा क्षत्रिय के घर हुआ तो उसे क्षत्रिय मान लिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो थीं कहीं ना कहीं जन्म आधारित होती गई और जातियों का यहीं से उद्भव हो गया। और जिसे धीरे धीरे जब अंग्रेज आए भारत में तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया और जाति को लेकर संघर्ष भी समाज में होते थे, उसका लाभ उठाया गया। आपने देखा होगा कि जो आदिवासी होते थे वो दीकू शब्द का प्रयोग करते थे। दीकू, द पे ई की मात्रा, क पे बड़े ऊ की मात्रा। दीकू, दीकू का अर्थ होता है कि बाहर से आए हुए लोग, यानी कि आदिवासी जो थे वो अंग्रेज़ों को बाहरी लोग मानते थे, उन्हें दीकू शब्द से संबोधित करते थे। तो आप अंग्रेज़ों द्वारा जो आदिवासी थे उनको असभ्य कहा जाता था, गंवार कहा जाता था। उन्हीं में से बहुत सारे लोग निकले और इन सारी चीज़ों के खिलाफ आंदोलन किए। जैसे बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा, उनके बारे में भी हमने उनकी बायोग्राफी बहुत पहले पढ़ाई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं समाज को एकजुट करना चाहती थी या समाज की बुराइयों को समाप्त करके समाज में अपना जो एक अधिकार है, अपनी जो जगह है उसको प्राप्त करने की कोशिश थी। आपको बता दें कि जो राजनीतिक दल हैं वर्तमान में उसमें जाति आधारित
ये सारी चीज़ें चलती हैं। जाति आधारित उनकी रैलियां होती हैं, कई बार हिंसा का कारण भी बन जाती हैं। अगर हम उदाहरण ले तो हाल के वर्षों में कई जातिगत सभाओं में झड़पें हुई हैं जहाँ पे जाति के नाम पर झगड़ा हो गया, जो सामाजिक एकता को चोट पहुंचाता है। गांव में जातिगत बोर्ड लगे हैं, द ग्रेट फला, द ग्रेट ये, तो इन सारी चीज़ों से अन्य जाति के लोग वहाँ जब पहुँचते हैं तो उनको कहीं ना कहीं भेदभाव जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। शहरों में होर्डिंग्स पर जातिगत प्रतिनिधित्व गिनाया जाता है। यह सब राष्ट्र विरोधी है, जैसा कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने क्या कहा है उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे ही। समाज में जो वैमनस्य गहरा रहा है, जाति के नाम पर नौकरियां, शादियां और सामाजिक संबंध प्रभावित होते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है या बदलाव की ज़रूरत है। इस रोग से राजनीति को जाति से मुक्त करने का अवसर मिल सकता है। बस सवाल उठता है कि जिन पार्टियों की खुराक जातियों के बंटवारे और टकराव से ही मिलती है, जब जातीय संघर्ष होते हैं तो उनका वोट बैंक मजबूत होता है, वे ऐसे किसी प्रयास से अपने आप को क्यों जोड़ेंगे। यानी कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर जातिगत चीज़ों को मिटाना चाहिए, गे सरनेम हटा दे या कुछ भी करे, तो अन्य पार्टियां हैं जैसे अखिलेश यादव की पार्टी है, जो यादव MOI समीकरण है, मुस्लिम यादव का समीकरण है, तो कैसे हो सकता है। अब देखिए MOI समीकरण अगले चुनाव से बोला भी नहीं जा सकेगा। MOI बोलेंगे तो उन पर कहीं ना कहीं आपराधिक मामला दर्ज हो जाएगा, क्योंकि जातिगत चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो उनको चुनावी लाभ देती थी, उसकी वजह से इन्हें कहीं ना कहीं नुकसान होगा और इसका विरोध इसीलिए हो रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाति के नाम पर चीज़ें लगातार पोस्ट की जाती है। हर कोई अपने टाइटल में जाति लिखता है। साथ ही साथ देखेंगे आप तो ऐसी ऐसी बातें लिखी होती हैं जिन्हें देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है कि ओ ऐसा भी हो सकता है। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जाति गौरव या निंदा वहाँ पे आम चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो एक पोस्ट में एक आदेश है कि हिंदुओं को बांटने वाली पार्टियों के लिए 2 मिनट का मौन बताया गया, और एक अन्य में इसे राष्ट्रव्यापी सुधार की ज़रूरत बताया गया। सोशल मीडिया पर भी कार्रवाई की मांग की जाती है और कई सारे रूल्स भी बने हैं, तो उसके ज़रिए इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। खैर अभी वो एक खुला मंच है जहाँ कोई भी कुछ भी लिख के चला जाता है, बोल के चला जाता है। विपक्षी नेता इसे राजनीति से प्रेरित मानते हैं, जबकि समर्थक इसे एकता का कदम भी मान लेते हैं कि वो अपने जाति के नाम को बढ़ावा देते हैं और उससे कहीं ना कहीं अपने समाज को बचाने की कोशिश करते हैं। खैर कितना बचता है तो उन्हें ही पता होगा, ठीक है। तो कई सर्वे ये बताते हैं कि भारत में जो सोशल मीडिया कंटेंट का एक बड़ा हिस्सा है वो जाति से ही जुड़ा है, जो वहाँ पे नफरत फैलाता है। सरकार का आदेश है कि इन सभी चीज़ों पर कार्रवाई किया जाए, प्रावधान किया जाए, और इस पर कई सारी धाराएं लगती हैं, जैसे IPC की धारा 153A के तहत मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। AI आधारित मॉनिटरिंग भी बढ़ाई जा रही है। किसी को ज़्यादा छूट न मिले, न सत्ताधारी को न विपक्ष को। अगर भाजपा या SP ने पहले ऐसी रैलियां की हैं तो अब सभी पर रोक लग जाएगी, यानी कि ना भाजपा इस पर रैली कर पाएगी, ना कोई अन्य राजनीतिक दल कर पाएंगे। और ये जागरूकता अभियान के तहत चलाया जा सकता है। शिक्षा में जाति विहीनता सिखाई जा सकती है, तभी ये सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं। थोड़ा सा हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे, जिन्होंने जाति को समाप्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया था। जाति और जातिवाद मिटाने को लेकर हम एक तरह से डॉक्टर अंबेडकर को एक योगदान के रूप में याद कर सकते हैं। संविधान के निर्माता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने जाति को शोषण का साधन माना। उनकी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में वे जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं। 1932 के पूना पैक्ट से उन्होंने दलितों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया था, लेकिन उनका लक्ष्य जाति विहीन समाज था कि जातियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाएं। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं और दलितों को समान अधिकार देने की कोशिश की, जो जातिगत विरोध के बावजूद आंशिक सफल रही। 1956 में बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने जाति का खंडन किया। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा और कानूनी सुधार से भेदभाव मिटेगा। यूपी सरकार का आदेश अगर सच्चे मायने में अमल कर दिया गया तो अंबेडकर का सपना साकार हो सकता है। बहुत सारे क्रांतिकारी आए जिन्होंने जो जाति हैं उनको मिटाने की कोशिश की है, उसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि जाति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातिवाद को बढ़ावा देने वाले सभी आयोजनों और प्रतीकों पर रोक लगाने का फैसला लिया है, जिसका आधार इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश है। बहस इस बात पर है कि क्या सरकारी आदेश से जातिवाद की जड़ों को उखाड़ा जा सकता है। क्या जातियों की खुराक पाकर खड़ी हुई पार्टियां इस मुहिम से जुड़ेंगी। मामला तो यही है। जैसा कि हमने भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया कि समाज में जातिवाद का जो जहर है उसको मिटाने के लिए, समानता लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। यानी जातियों के खात्मे की बात उन्होंने
कि जातिवाद की नहीं, सीधे जातियों के खात्मे की वकालत की। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जब जाति खत्म होगी तभी संपूर्ण क्रांति होगी। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने इस पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश, जहां की राजनीति सदियों से जाति के इर्द गिर्द घूमती रही है, अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 22 सितंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें प्रदेश में जातिगत रैलियों, जाति आधारित राजनीतिक सभाओं और सार्वजनिक स्थानों पर जाति प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि आप जाति के नाम पर ना कोई रैली कर पाएंगे, ना ही कोई राजनीतिक सभा कर पाएंगे और ना ही जाति प्रदर्शन कर पाएंगे, जो रोड पर निकल के जाति के नाम पर प्रदर्शन करते हैं। इस आदेश का आधार इलाहाबाद हाई कोर्ट का हालिया फैसला है, जिसने जातिगत वैमनस्य को राष्ट्र विरोधी करार दिया है। कोर्ट ने पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर, वाहनों पर स्टिकर्स और साइन बोर्ड से जाति का उल्लेख हटाने का निर्देश जारी किया है। कहा है कि जो भी गाड़ियां हैं, किसी भी गाड़ी पर किसी भी जाति का नाम नहीं लिखा होना चाहिए, वाहनों पर स्टिकर नहीं होने चाहिए, साइन बोर्ड जो जाति के नाम पे वो हटा देने चाहिए। और यह कदम न केवल कानूनी है बल्कि समाज में फैलते जातिगत विद्वेष को मिटाने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए एक प्रयास माना जाता है। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या यह रोक वास्तव में प्रभावी होगा? क्योंकि समाज में जाति से उपजे वैमनस्य को दूर करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर से जयप्रकाश नारायण तक कई प्रभावशाली लोगों ने प्रयास किए, लेकिन वह समाधान नहीं मिला जिसकी समाज को उम्मीद थी। आपको बता दें कि जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने भी जाति को लोकतंत्र का दुश्मन माना था। 1974 की संपूर्ण क्रांति में उन्होंने जातिगत राजनीति का विरोध किया। बिहार आंदोलन के दौरान समाजवादी युवा संगठन बनाया, जहां सभी जातियों के युवा एकजुट होकर जेपी का विश्वास था कि ग्राम स्वराज से जाति मिटेगी, साझा संसाधनों से भेदभाव खत्म होगा। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने जाति वोट बैंक तोड़ दिया, जनता पार्टी की जीत में योगदान दिया। जेपी कहते थे कि जाति का जहर समाज को खोखला कर रहा है, क्रांति तभी पूरी होगी जब जाति मिटेगी। उनके इस आह्वान का असर यह हुआ कि उस दौरान बिहार के कई युवाओं ने अपने नाम के आगे से जातिगत पहचान वाले सरनेम हटा दिए। बिहार में कुमार, प्रसाद, रंजन, भारती और कुमारी जैसे सरनेम प्रचलित हुए। योगी सरकार की पहल में जेपी के विचारों की झलक है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक सभाओं को जाति से मुक्त किया जा सकेगा, खासतौर से उस पार्टियों द्वारा जिनको जातियों से ही खुराक मिलती है। यह रोक सामाजिक एकता का अवसर हो सकता है, लेकिन सफलता तभी आएगी जब इस पर सख्ती निर्भर की जाएगी। सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाई जाएगी, नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अंबेडकर और जेपी के प्रयास सिखाते हैं कि जाति का अंत दृढ़ इच्छा शक्ति से संभव हो सकता है। अगर छूट मिली तो प्रयास विफल होगा। यूपी से शुरू यह बदलाव पूरे भारत में फैले। सरकारी रोकथाम तो इस मुहिम की शुरुआत भर है। यदि जातिगत वैमनस्य को मिटाना है तो समाज को इस पर चिंतन करना होगा, तभी भेदभाव जड़ से मिटेगा और राष्ट्र एकजुट हो पाएगा। साथ ही साथ सभी लोगों को इस पर एक साथ एकमत होकर कहीं ना कहीं इस पर काम करना पड़ेगा, जिससे जाति समाप्त हो पाएगी। जो चीज़ें हमने आपको बताई उनमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे जाति का नाम जो हटाने की बात की गई है। जिन्होंने हमारा पूरा लेक्चर नहीं सुना होगा उन्हें आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, लेकिन जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो अब आपको चीज़ें पता चलेगी कि कौन जाति सूचक चीज़ें लगा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि अनुसूचित जाति, जिसे हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, एससी कहते हैं, और अनुसूचित जनजाति जिन्हें शेड्यूल ट्राइब कहते हैं या एसटी कहते हैं, अत्याचार निवारण अधिनियमों के मामलों में जाति का उल्लेख आवश्यक कानूनी आवश्यकता होने के कारण जारी रहेगा। यानी कि एससी एसटी एक्ट जो हैं उनमें जाति का उल्लेख किया जाएगा। इस निर्देश को प्रभावी बनाने के लिए मानक संचालक जो प्रक्रियाएं हैं और पुलिस मैनुअल हैं उसमें भी संशोधन किया जाएगा और इसके जरिए कहीं ना कहीं उनको न्याय दिलाने की बात की जाएगी। जब सरकार ने ये सारी चीज़ें की तो विपक्ष सवाल उठाने से पीछे नहीं हटा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। उन्होंने जाति प्रदर्शन, नाम से पहले जाति पूछने, घर धुलवाने और झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने जैसे जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के उपायों पर भी प्रश्न उठवाए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी और कहा कि वस्त्र, वेशभूषा, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को
मिटाने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जो जातिगत भेदभाव की मानसिकता है उसको खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा, और किसी पर झूठे अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने की जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। तो ऐसे बड़े सवाल दागे हैं अखिलेश यादव ने, जो कहीं ना कहीं उनकी अपनी जो राजनीतिक पार्टी है उससे मेल खाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो सीएम हाउस से निकले थे और योगी आदित्यनाथ सरकार में आए थे तो उन्होंने घर धुलवाया था या करवाया था। खैर ये मुझे बहुत बड़ा मामला नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी नए घर में प्रवेश करता है तो उसकी साफ़ सफाई करता है, और हिंदू सनातन परंपरा को मानने वाले प्रतिदिन पूजा पाठ करने के बाद गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करते हैं। खैर इन सारी चीज़ों में हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि राजनीति में छोटे छोटे मुद्दों को भी उठाया जाता है और किसी बड़े मुद्दे को भी बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है। आप बिहार में देख सकते हैं कि जैसे ही विपक्ष के द्वारा एक गलती की गई, प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दिया गया और उसको किस प्रकार से चुनाव में यूज कर लिया गया। गाली देना एक गलत बात थी, लेकिन प्रधानमंत्री हो या किसी के घर का हो, गाली देना सही नहीं है। लेकिन कभी कभी मामले ऐसे आ जाते हैं जिनसे चुनावी संघर्ष बढ़ जाता है, और आप ये मामला देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जाति का भेदभाव की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कई बार जाति के नाम पर टिप्पणियाँ की गई हैं, और राहुल गांधी इस मामले में उनके ऊपर कोर्ट में कार्यवाहियाँ भी हुई हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि मोदी सरनेम वाले सभी चोर होते हैं, ऐसा कुछ सब्जेक्ट उन्होंने बोला था, जिसके बाद उन पर मामला मोदी जाति के लोगों ने किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतनी आसानी से जाति नहीं जाएगी। हाँ, प्रयास किए जा सकते हैं जिससे कि समाज में धीरे धीरे बदलाव हो सकता है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अपने विचार को भी कमेंट में छोड़ सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि आप लोग इस रूल से या एक नई शुरुआत से क्या समझते हैं। क्या भविष्य में कुछ बड़ा क्रांतिकारी कदम भी किसी के द्वारा या किसी राजनीतिक दल के द्वारा उठाया जा सकता है कि देश में जो जाति व्यवस्था है उस पर एक करारा प्रहार कर दिया जाए, जिससे जाति एक जो कुरीति है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ सके। जय नमस्कार, भारत माता की जय।